फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम स्टडी कर रहे थे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के। लास्ट 5 फीचर्स हमने स्टडी किए। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारा कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर क्या होता है? कंट्रोलिंग यानी इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। कंपनी को रियल ऑनर होते हैं और अपने वोटिंग राइट्स थ्रू वो कंपनी पे अपना कंट्रोल बनाते हैं। कंट्रोल कैसे? अभी हमारे देश में डेमोक्रेसी है, बराबर डेमोक्रेसी है। हम हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं हमारे वोट से। कैसे? हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट में सेंड करके उनके थ्रू हमारे जो कुछ हमारे काम होते हैं या फिर जो सोसाइटी के काम हो गए वो डन करते हैं। ओके, वैसे ही कंट्रोलिंग पावर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स ये कंट्रोलिंग पावर के रोल में होते हैं। द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कंट्रोलर होते हैं। The control of company is vested with the equity shareholders. Equity shareholders company के कंट्रोल करते हैं। They are often described as real master of the company. कंपनी के क्या होते हैं? वो रियल मास्टर। कैसे? क्योंकि कंट्रोलर है। दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज अ रियल मास्टर ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के रियल मास्टर्स होते हैं। तो फिर ये रियल मास्टर कैसे होते हैं? इट इज बिकॉज दे इंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स। उनके वोटिंग राइट्स थ्रू वो अपना जो कंट्रोलिंग रोल होता है कंट्रोलिंग पावर का रोल वो डन करते हैं। उसके थ्रू वो कंपनी के रियल मास्टर का रोल प्ले करते हैं। इट इज बिकॉज दे इंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स। वो एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स का इंजॉय करते हैं। द एक्ट provides the right to cast vote in proportion to shares holding. अभी एक शेयर होल्डर से उसने अगर 100 शेयर्स परचेस किए तो उस शेयर होल्डर्स के 100 शेयर्स के हिसाब से इन द प्रोपोर्शन टू शेयर्स होल्डिंग, जितने शेयर्स उन्होंने होल्ड किए यानी परचेस किए या फिर उनके ऑनरशिप है उसके हिसाब से उनके पास वोटिंग के उतने वोटिंग्स होते हैं। अगर ऐसा समझो मेरे पास 100 शेयर्स है तो फिर मैं कंपनी के जब कोई वोटिंग होगा तो 100 टाइम वोटिंग करूँगी। के द एक्ट्स ने क्या किया है? प्रोवाइड्स किया है। द एक्ट प्रोवाइड्स द राइट टू कास्ट वोट इन प्रोपोर्शन टू शेयर्स होल्डिंग। उनके शेयर्स होल्डिंग के प्रोपोर्शन के हिसाब से उन्होंने उनको वोटिंग राइट्स दिया गया है। दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स बाय प्रॉक्सीज विदाउट इवन अटेंडिंग मीटिंग इन अ पर्सन। तो फिर ये वोटिंग राइट्स टू दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स बाय प्रॉक्सीज। वो अगर वोटिंग राइट्स है वो अपने वोटिंग राइट्स प्रॉक्सीज मीन्स एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो अपना वोटिंग राइट्स यूज करते विदाउट इवन अटेंडिंग मीटिंग इन पर्सन। जो शेयर होल्डर्स है वो मीटिंग को प्रेजेंट नहीं भी हो रहा है मगर अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करके उनके थ्रू अपना वोटिंग राइट्स वो यूज करते हैं। उसके बाद नंबर आगे अगर हम स्टडी करेंगे यानी वोटिंग राइट थ्रू वो कंपनी पे कंट्रोल करना चाहते हैं। वैसे ही बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट्स दे कैन पार्टिसिपेटेड इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वोटिंग राइट्स के एक्सरसाइज यानी हाई यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेटेड इन द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट का रोल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अगर हमें MP MLA या फिर जो सोशल वर्कर होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जिन्हें हम नगर सेवक कहते हैं या फिर जो विलेज पे अलग से कोई ग्राम पंचायत मेंबर या फिर सरपंच होते हैं वैसे वो उनके लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि हम वो उनकी एज अगर 21 एज कंप्लीट होगी तो वो उसके लिए कैपेबल होते हैं। वो खुद खड़े हो सकते हैं वो इलेक्शन के लिए। यानी
अगर हमें लगा कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे ही शेयर होल्डर बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट्स दे कैन पार्टिसिपेटेड इन द मैनेजमेंट, वो अपने मैनेजमेंट में, वैसे ही शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी में जो अफेयर्स हो रहे हैं, जो कुछ मूवमेंट हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स for management of the company. They elect their representative called directors for management of the company. जो अपने वोटिंग राइट्स का यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने प्रतिनिधि को एक इलेक्ट करके सिलेक्ट करते हैं, उनको डायरेक्टर्स कहते हैं। अभी हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारे मेंबर्स यानी हमारे एरिया के मेंबर्स या फिर नगर सेवक जिन्हें हम कहते हैं, वो हम हमारे वोटिंग थ्रू हम वहाँ पे सेंड करते हैं। वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल डायरेक्टर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। दे कैन दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल डायरेक्टर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। They are allowed to vote on all matters discussed at the general meeting. और सबसे इम्पोर्टेंट वोटिंग राइट या फिर कंट्रोलिंग करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से कंट्रोल कैसे करेंगे, जो कुछ कंपनी में अफेयर्स हो रहे हैं या फिर दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स, जो कुछ मैटर्स है कंपनी के डिस्कस एट जनरल मीटिंग, जो जनरल मीटिंग में डिस्कस हो रहे हैं वो सब मैटर्स का, वो मैटर्स को जो डिस्कस होने वाले मैटर्स है उनमें वोटिंग करने का राइट्स होता है उन्हें। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर डिस्कसेड एट द जनरल मीटिंग। दस इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय कंट्रोल ओवर द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर अपने रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट में रिप्रेजेंटेटिव सेंड करके या फिर कंपनी के जो कुछ जनरल मीटिंग है उसमें डिस्कस में पार्टिसिपेट वोटिंग करके वो अपने कंपनी पे कंट्रोल करते हैं। अभी हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अगर कोई मेंबर्स या फिर हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेंबर्स अगर कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हम उसे नेक्स्ट टाइम उसे हटा सकते हैं हमारा वोटिंग राइट्स थ्रू। तो वैसे डायरेक्ट कंपनी में कंट्रोलिंग पावर होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। उसके बाद नंबर 7 जो फीचर्स है रेसिडियल क्लेमेंट्स। रेसिडियल्स मीन्स रिमेनिंग, क्लेमेंट्स मीन्स क्लेम, जो कुछ रिमेनिंग है उस पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्लेम होता है। हमने देखा प्रेफरेंस शेयर्स, नो प्रेफरेंशियल राइट्स। नंबर 4 हमने फीचर स्टडी किया था, नो प्रेफरेंशियल राइट्स, उन्हें कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, उन्हें वो होता है उनको कि वो जो कुछ रेसिडियल क्लेमेंट्स यानी जो कुछ रिमेनिंग है कंपनी में आफ्टर ऑल द पेमेंट एंड लाइबिलिटीज आर पेड, जो पेड करके जो कुछ अमाउंट रिमेनिंग है उस पे वो क्लेम कर सकते हैं रेसिडियल क्लेमेंट्स। इक्विटी शेयर होल्डर एज ऑनर, equity shareholder as owners are residual claimants to an earning after residual equity shareholders as owner are residual claimants to an earning after expenses, taxes, etc. यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर है एज रेसिडुअल क्लेमेंट्स टू द अर्निंग आफ्टर एक्सपेंसेस, टैक्सेस आर पेड, जो टैक्सेस है एक्सपेंसेस है ऑल पेड होने के बाद जो रिमेनिंग अर्निंग है उस पे इक्विटी शेयर होल्डर आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स, वो अपना क्लेम कर सकते हैं। और रेसिडुअल क्लेम मीन्स द लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी। रेसिडुअल क्लेमेंट्स क्या होता है, रेसिडुअल क्लेम मीन्स द लास्ट क्लेम, सबसे लास्ट क्लेम किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का ऑन द अर्निंग ऑफ कंपनी। कंपनी की जो कुछ अर्निंग कंपनी ने अर्न की है उसमें जो कुछ ऑल टैक्सेस, लाइबिलिटीज या फिर पेमेंट एक्सपेंसेस पेड करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है, रेसिडुअल क्लेम मीन्स द लास्ट क्लेम। तो रिमेनिंग अमाउंट पे इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम करेंगे ऑन द अर्निंग ऑफ कंपनी, जो कुछ कंपनी की अर्निंग है। ऑल दो इक्विटी शेयर होल्डर्स केम लास्ट, although equity shareholder came last, that last
they have advantages of receiving entire earning that is left over. तो फिर उनका एक एडवांटेजेस हो जाता है इसमें. ऑल दो इक्विटी शेयर होल्डर कम लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर कब होता है? लास्ट में, क्योंकि वो रेसिडुअल क्लेमेंट से उनको जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर क्लेम करते हैं. तो फिर इसका एक एडवांटेजेस क्या होता है? they have advantages of receiving entire earning that is left over. जो कुछ रिमेनिंग अर्निंग है, जो कुछ रिमेनिंग है सब कुछ, उस पे वो क्लेम कर सकते हैं. ये उनका एडवांटेजेस होता है. वैसे लेस भी होता है, एक डिसएडवांटेजेस भी होता है. अगर कुछ रिमेनिंग ही नहीं है, सब अमाउंट अगर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, सो दिस टाइम इक्विटी शेयर होल्डर आर फेस टू लॉस. तो इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस होता है. तो फिर रेसिडुअल क्लेमेंट से जो कुछ रिमेनिंग अमाउंट है कंपनी की, जो टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस पेड करने के बाद उस पर क्लेम करते हैं, उसे रेसिडुअल क्लेमेंट्स कहते हैं. उसके बाद नंबर 8 पॉइंट है हमारा नो चार्ज ऑन एसेट्स. अभी नो चार्ज ऑन एसेट्स तुम्हें मालूम है बैंक में बहुत सारे लोगों को मालूम है प्रोसीजर क्या होती है. अगर मैंने आज मुझे बैंक से 1 लाख रुपीज़ की लोन की रिक्वायरमेंट है, तो लोन की रिक्वायरमेंट होते वक्त मैंने एप्लीकेशन किया लोन के लिए. तो बैंक में एप्लीकेशन करते वक्त मैंने सिर्फ आधार कार्ड सबमिट कर दिया. मुझे बैंक लोन देगी? नहीं देगी. क्यों? क्योंकि मैंने कोई चार्ज ही नहीं दी, प्रॉपर्टी चार्ज नहीं की है. यानी अगर मैं बैंक की पॉलिसी होती है कि 1 लाख रुपीज़ अगर लोन है, तो उस लोन एप्लीकेंट का मिनिमम 1,25,000 1,50,000 की जो कोई प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी चार्ज करते हैं. जामीन रखना या प्रॉपर्टी चार्ज की जाती है. वैसे उसके बाद बैंक लोन देती है. बट इक्विटी शेयर होल्डर उसके अगर हमारे कंपनी में देखा जाए, डिबेंचर्स आर चार्ज ऑन एसेट. डिबेंचर जो होते हैं उन पे चार्ज कंपनी अपनी प्रॉपर्टी चार्ज करती है. यानी अनफॉर्चुनेटली, अगर चार्ज का मतलब क्या होता है, अगर कंपनी अनफॉर्चुनेटली पेमेंट पे करने में कैपेबल नहीं है, तो फिर वो एसेट सेल करके उनको जो चार्ज ऑन एसेट्स है वो एसेट सेल करके उनके पेमेंट किया जाता है. तो फिर वैसे ही नो चार्ज ऑन एसेट. तो इक्विटी शेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है नो चार्ज ऑन एसेट. कोई एसेट चार्ज करने की जरूरत नहीं है. अगर न्यूली कंपनी उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, दैट कंपनी, तो फिर वो कंपनी के लिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट एनी चार्ज वो मार्केट से कैश अर्न कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं. तो फिर नो चार्ज ऑन एसेट्स. नो चार्ज ऑन एसेट्स में द इक्विटी शेयर डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर एसेट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के जो कुछ एसेट्स है वह कंपनी को इक्विटी शेयर्स थ्रू कैपिटल कलेक्ट करते वक्त कोई चार्ज करने की नो एनी रिक्वायरमेंट्स, चार्ज करने की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है. तो फिर चार्ज ऑन एसेट्स अंडरस्टैंड हुआ. चार्ज ऑन एसेट्स मीन्स कि कंपनी को अगर मार्केट से हमें अगर बैंक से लोन लेना है, तो लोन लेते वक्त हमारी प्रॉपर्टी हम चार्ज करते हैं. बट यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के लिए कोई एनी चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नो चार्ज ऑन एसेट्स. उसके बाद नंबर 9 पॉइंट है बोनस इशू. अभी बोनस इशू कंपनी में तुम्हें मालूम है बोनस क्या होता है. बोनस तुम बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि सैलरी का बोनस होता है. सैलरी में 12 मंथ वर्किंग करने के बाद कंपनी डिक्लेयर करती है सैलरी, 1 मंथ की सैलरी, उसे बोनस कहते हैं. तो फिर वैसे ही जब कंपनी को हैंडसम प्रॉफिट अर्न हो रहा है या फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस इशू करती है. बोनस में क्या इशू करती है? शेयर्स इशू किया जाता है. बोनस शेयर्स आर इशूड एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. बोनस क्या होता है? गिफ्ट होता है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. बोनस शेयर्स आर इशूड एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बोनस शेयर ये गिफ्ट होता है. दिस शेयर्स आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. तो फिर बोनस शेयर्स क्या होता है? गिफ्ट होता है. किसे दिया जाता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, उनको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू करती है. दिस शेयर्स आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट
टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। जो एग्जिस्टिंग शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन्हें कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वो शेयर्स इशू करती है। दिस आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। These are issued out of accumulated profit। तो फिर कंपनी ये जो बोनस इशू होती है वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करती है? दे आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी जो कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसके उसमें से कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करती है एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट। उसे बोनस इशू कहते हैं। बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड। बोनस शेयर्स इशू करते वक्त बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं जितने शेयर्स हेल्ड किए उस हिसाब से उनके एक प्रोपोर्शन बनाया जाता है। टू शेयर होल्ड जिनके पास 2 शेयर्स हैं उन्हें 1 बोनस शेयर्स दिया जाएगा, ये हिसाब से। बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन, एक रेशियो, प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो टू द शेयर्स हेल्ड, जो शेयर्स हेल्ड किए उस रेशियो के हिसाब से बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर मेरे पास 2 शेयर्स है कोई कंपनी के तो मुझे 1 शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, जिनके पास 2 शेयर्स है उन्हें 1 बोनस शेयर्स इशू करना है। Thus, capital investment of equity shareholders tends to grow on its own। ये बोनस शेयर से क्या होता है? Thus, capital investment of equity shareholder tends to grow on its own, यानी उनका खुद को ग्रोन होती है या फिर वो अपने कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक एडिशनल होता है। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर, और ये बेनिफिट्स ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। तो फिर बोनस इश्यू क्या है? बोनस एज ए गिफ्ट। बोनस क्या होता है? बोनस होता है गिफ्ट। ये गिफ्ट इशू किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से उन्हें इशू किया जाता है। दे आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उससे, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड, जो शेयर्स हेल्ड के वो हिसाब से बोनस इशू। उसके बाद नंबर 10 पॉइंट है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? फिर अभी हमने देखा बोनस इशू की एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दिए जाते, वैसी कंपनी राइट इशू। राइट क्या होता है? तो फिर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, अगर कंपनी ने कुछ न्यू शेयर्स इशू कर रही है तो सबसे फर्स्ट कंपनी क्या करती है? उनके जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर उनको राइट्स देते हैं कि आप परचेस कर रहे हो, आप अगर परचेस कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट कोई न्यू पर्सन को इन कंपनी शेयर इशू करती है। इसे कहते हैं राइट इशू। व्हेन अ कंपनी नीड्स मोर फंड्स, when a company needs more fund for expansion purpose and raise further capital by issue of shares। when a company needs more fund, जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट की, एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए? एक्सपेंशन पर्पस एंड रेज फर्दर कैपिटल एक्सेस करना है या फिर कंपनी का एक्सपेंशन करना है, उस वक्त कंपनी को मैक्सिमम फंड की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो फिर कंपनी वो कैपिटल या फिर वो फंड इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू वो सोर्स यूज करके कलेक्ट कर सकती है। द existing equity shareholder may be given priority the existing equity shareholders may be given priority to get newly offered shares। जब कंपनी को न्यू मैक्सिमम फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या करती है? मैक्सिमम फंड की रिक्वायरमेंट के वक्त उन्हें अपने शेयर्स इशू करने से पहले एनी अदर पर्सन को सेल करने से बेटर है कि वो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफर करती है कि आप परचेस कर रहे हो, आप अगर परचेस कर रहे हो तो ठीक है, नहीं परचेस कर रहे हो तो नेक्स्ट पर्सन, यानी आपको फर्स्ट प्रेफर किया जाएगा। ये राइट्स होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो फिर फर्दर कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर मे बी गिवन प्रायोरिटी। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मे बी गिवन प्रायोरिटी टू गेट न्यूली ऑफर शेयर्स। जो न्यूली ऑफर शेयर्स है उसके लिए उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। दिस इज कॉल्ड राइट इशू। इसे कहते हैं राइट इशू। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी देना।
द शेयर्स the shares are offered to equity shareholders first in proportion to their existing shareholding. ये जो क्या है राइट इशू में द शेयर्स आर ऑफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है फर्स्टली जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के इन द प्रोपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स है, जिनके जितने शेयर्स उनके पास है वो हिसाब से. उसके बाद नंबर 11 फेस वैल्यू. हमने फेस वैल्यू स्टार्टिंग के कुछ वीडियो में भी देखा था कि फेस वैल्यू क्या होता है, यानी फेस पे जो प्राइस होती है वो. फिर कौन सी फेस पे शेयर की जो शेयर सर्टिफिकेट है वो शेयर सर्टिफिकेट के जो फेस यानी कम जो शेयर सर्टिफिकेट है उस पे प्राइस होती है शेयर्स की, उसको फेस वैल्यू कहते हैं. द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज लो. और हमने तभी भी देखा था कि इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू लो होती है. The face value of equity share is low. It can be generally ₹10 per shares or even ₹1 per share. यानी ₹10 या फिर ₹1 ये लो होती है और ये इसकी प्रिंट होती है कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे. द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो. शेयर की इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू लो होती है. It can be generally ₹10 per shares or even 1